नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएल प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लोकसभा चुनाव के चलते जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज है। हर दिन प्रदेश की राजनीति में नई नई लहरें उठ रही हैं। इस बीच अपनी पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस बारामूला सीट पर एक साथ हो गए हैं। अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने बाकायदा इसकी आज घोषणा की है। हालांकि अपनी पार्टी ने श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। अपनी पार्टी ने अनंतनाग राजौरी सीट से एक तरह से बारामूला की जो सीट है वहां पर सज्जाद गनी लोन का सपोर्ट करेगी अपनी पार्टी, और बाकी दो सीटों पर उसके उम्मीदवार एक तरह से होंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जो नया गठबंधन है, जो नया इत्तेहाद जम्मू कश्मीर में अब उभर कर सामने आया है, आखिर इससे फायदा या नुकसान किसे होगा? क्या जम्मू कश्मीर की ही जो रिवायती पार्टियां, उन पार्टियों से कटकर जो ये पार्टियां बनी हैं, क्या इन रिवायती पार्टियों के लिए ये एक तरह से परेशानी खड़ी कर सकते हैं? क्योंकि आज जब अल्ताफ बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि पुराने राजनेताओं को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और अब नए लोगों को एक तरह से मौका मिलना चाहिए। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि सज्जाद गनी लोन और अल्ताफ बुखारी की ये जो इत्तेहाद है, ये जो गठबंधन है, इससे जम्मू कश्मीर की सियासत पर किस तरह का असर पड़ेगा। और चलिए, बहुत खास मेहमान इसी इशू पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। सलमान निजामी साहब चीफ स्पोक्स पर्सन है डीपीएपी जम्मू कश्मीर से, हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। रफीक रातर साहब स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर पीडीपी से, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। और बीजेपी के जम्मू कश्मीर स्पोक्स पर्सन एक्स एमएलसी बीजेपी के अजय भारती साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में अपनी पार्टी के लीडर भी हमारे साथ इस चर्चा में होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले रफीक राथर जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। रफीक जी, जम्मू कश्मीर की सियासत में आज हमने एक और गठबंधन देखा है, आज और एक इत्तेहाद जो है वो उभर कर सामने आया है लोकसभा चुनाव के बीच में। यानी अब सज्जाद गनी लोन और अल्ताफ बुखारी साहब एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे इस लोकसभा चुनाव में। इस इत्तेहाद को किस तरह से देखा जाए रफीक साहब? देखिए, आपके लिए ये कोई नई बात है, लेकिन हमारे लिए कोई ये नई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग पिछले एक महीने से ये एक्सपेक्ट करते थे कि कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां आपस में पहले ही अलायंस में हैं और सिर्फ अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे। जी और उसके अलावा फिर जब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जब यहाँ पर अपने कैंडिडेट्स नहीं उठाए, और उनके कई लीडर्स ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा है कि हमें इलेक्शन में आने की जरूरत नहीं है, कि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे बहुत सारे लोग हैं जी जो इलेक्शन में आए हो, जिसके साथ उनका अलायंस साइलेंट अलायंस है। वो क्या अभी उन्होंने उसका इजहार नहीं किया है, प्रेस में नहीं आए हैं कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सारी की सारी पार्टियां जितनी भी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनकी प्रॉक्सीज हैं, और बीजेपी ने उनको इस अलायंस के लिए तैयार किया पहले, और आहिस्ता आहिस्ता ये अलायंस आगे बढ़ता जा रहा है। और सभी बीजेपी लोग ने तैयार जानते हैं किया है अभी, ये अलायंस, मेरे ख्याल बीजेपी के से इसको इशारे पर ज्यादा है हैरान रफीक होने साहब? की जरूरत नहीं। सॉरी, बीजेपी के इशारे पर है? आप कह रहे हैं कि ये अलायंस जो हुआ है बीजेपी के इशारे पर है? बिल्कुल। देखिए, बीजेपी ने ही ये सब कुछ करवाया, बीजेपी ने ही अपनी प्रॉक्सीज को यहाँ पर तैयार किया है, और जिस तरह का फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर उन्होंने किया जम्मू कश्मीर के लोगों में और यहाँ की पॉलिटिकल सर्कल्स में, जो फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिल रहा है, उसकी तारीख है 75 साल में ऐसा कुछ हमने कभी नहीं देखा है। ये सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने और फायदे के लिए और अपने प्रॉक्सीज को फायदा करने के लिए पहुंचा रहे हैं। उनको यह डर है कि कहीं जो 5 अगस्त 2019 को जो कुछ उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया, उनको डर है कि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको नकारा, डायरेक्टली नकारा, तो उनकी बड़ी जिस तरह का ढंढोरा उन्हें सारे हिंदुस्तान में और सारे दुनिया में वो पीट रहे हैं कि हमने बड़ा जी वहां पर तब्दील लाई, बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। तो उसी को मद्देनजर रखकर भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली उस ह्यूमिलेशन से बचना चाहती है और अपने प्रॉक्सीज को आगे किया, और नाम तो तो भारत रफीक बीजेपी साहब, के क्या हैं और ये पीडीपी के लिए प्रॉक्सी खतरा है? ये जो नया इत्तेहाद है पीडीपी के लिए खतरा है ये? बिल्कुल कोई खतरा
नहीं है। आप देखिए कि जिस तरह के यहाँ पर एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी पीडीपी के हवाले से कि उनके पास लीडर्स नहीं, उनके पास लोग नहीं है। लेकिन आपने देखा कि मैडम का जहाँ पर महबूबा जी का जो साउथ में जिस तरह का उनका इस्तेकबाल किया जा रहा है, जिस तरह से लोग उनके जलसे जुलूस में शामिल होते हैं, उसके बाद वहीद साहब परा जो श्रीनगर से हैं उनके देखिए पीडीपी किस के तरह लिए से खतरा लोगों है को या नहीं वेलकम रफीक करते हैं। साहब? तो मेरा पीडीपी मेरा के लिए सवाल ये कोई है कि खतरा क्या नहीं है। ये जो इत्तेहाद बना है, मैं आपको वाज़ह तौर पर बताऊं कि पीडीपी के लिए ब्लेसिंग हो रही है। जितने भी इत्तेहाद बनते हैं एंटी पीपल, वो पीडीपी के लिए ब्लेसिंग, हमारे चल लिए ब्लेसिंग है ये सारे इत्तेहाद। ठीक ठीक है। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आऊंगा, क्योंकि अजय भारती जी जवाब देना चाह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं अजय भारती जी आ रहा हूं आपके पास। मैं सलमान निजामी साहब, पहले यह खबर आई थी कि गुलाम नबी आजाद साहब चाहते थे कि डीपीएपी अपनी पार्टी और सज्जाद गनी लोन साहब को मिलाकर एक नया गठबंधन, एक नया इत्तेहाद जम्मू कश्मीर की सियासत में बने, लेकिन शायद वो नहीं बन पाया। लेकिन अब अपनी पार्टी और सज्जाद गनी लोन, ये एक नया इत्तेहाद इन दो पार्टियों का, इन जमातों का बना है। किस तरह से इस इत्तेहाद को देखती है डीपीएपी? देखिए, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं और इत्तेहाद करना जो है जमहूरी हक है हर पार्टी का, और हमने भी कोशिश की थी। और जैसे ही हमें अल्ताफ बुखारी साहब की तरफ से कोई अप्रोच किया गया जी, तो उसमें आज़ाद साहब का एक आइडियोलॉजिकल एक एजेंडा है कि डेवलपमेंट और अमन और सेकुलर की बुनियाद पे आज़ाद साहब ने सियासत की है, सेकुलरिज्म की बुनियाद पे। तो उसमें जो है कुछ चीज़ें जो है उनको एक्सेप्ट नहीं हुई, कुछ चीज़ें हमें एक्सेप्ट नहीं हुई, तो अलायंस हो नहीं पाया। जी, तो बहरहाल उन्होंने आज जो अलायंस किया है वो उन तक है कि वो कैसे उसको चलाएं, उनकी आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जिस तरीके से तंजीमें इल्जामात लगाती हैं, और खासकर अभी पीडीपी के साथी ने कहा कि ये बीजेपी के इशारे पे चल रहे हैं, फलां बीजेपी के इशारे पे चल रहे हैं, तो ये उनको शोभा नहीं देता जो ऑलरेडी बीजेपी के साथ सरकार चला चुके हैं। और अगर बर्बादी जम्मू कश्मीर की किसी जमात ने की है, वो पीडीपी ने की है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। और जब वो हाथ बीजेपी के साथ जोड़ेंगे तो तब आप इल्जाम लगा सकते हैं। हम तो एनसी को भी नहीं कहते कि आज वो बीजेपी के साथ है, हम तो सजाद साहब को भी नहीं कह सकते। जब अलायंस वो करेंगे तब आप इल्जामात लगा सकते हैं। अभी जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि भाई एनसी और पीडीपी ने दोनों ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है, इवन कि सजाद लोन साहब ने भी हाथ मिलाया है, तो उनको हम कह सकते हैं कि वो बीजेपी के साथ रहे हैं। लेकिन हम पे जो इल्जाम लगाते हैं, इसलिए हमने तो कैंडिडेट आज श्रीनगर में भी उतारा है। आजाद साहब ने आज स्टेटमेंट भी दिया कि मैं किसी की टीम नहीं हूं, मेरा एक अपना वजूद है, मेरी एक अपनी पहचान है, मेरा एक अपना रुतबा है, मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है और काम करने का रिकॉर्ड है। जो आजाद साहब ने 2.5 सालों में काम किए जम्मू कश्मीर में, उनका हर तकरीर में ये कहना है कि बाकी पार्टियां जो हैं वो ये नहीं कहती कि हम इतनी डेवलपमेंट करेंगे, वो सिर्फ कभी सेल्फ रूल, कभी ऑटोनॉमी, कभी जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर से गुमराह करते हैं। तो हमें चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से हमें निकालना चाहिए, डेवलपमेंट करनी चाहिए, अमन लाना चाहिए। तो ये कब तक आप बेवकूफ बनाएंगे लोगों को, ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, अब वो भी भूल गए। आप 370 सुप्रीम कोर्ट में तो आपने अपील की नहीं अभी तक, क्या समझौता हुआ आपका सेंटर के साथ? तो इसलिए हमें फोकस डेवलपमेंट पे करना है चाहिए, और इल्जाम तराशी करने से अच्छा है कि आप मैनिफेस्टो दिखाएं, आवाम को कहें कि हमने आपके लिए इतने स्कूल बनाने हैं, इतने कॉलेज बनाने हैं, इतने अस्पताल बनाने हैं। तो वो हर पार्टी को करना चाहिए। ये तो सिर्फ इल्जाम तराशी करते हैं। और पहले अपने गिरबान में देखिए कि आप खुद बीजेपी के साथ रहे हैं। आप किस मुंह से दूसरों को कहते हैं कि यार ये टीम है, ये बी टीम है, सी टीम है? आप तो रहे हैं ना। रफीक राथर जी जवाब दे सकते हैं सलमान निजामी साहब का? पीडीपी तो खुद बीजेपी के साथ रही है। देखिए जी, अलायंस में रहना एक बात है और किसी का स्टूज बनना एक बात है। अगर आप किसी की प्रॉक्सीज बनते हैं और उनके इशारों पर ना सरकार चलाएंगे, उनके इशारों पर सियासत करेंगे, तो उसको आप अलायंस नहीं कहेंगे ना। हम तो ये ABC जिस तरह से आप उसका नाम दे रहे हैं, जहां तक हमारे अलायंस का ताल्लुक है, तो अलायंस एक प्रिंसिपल स्टैंड था। अलायंस एक डॉक्यूमेंटेशन बाज़ाब्ता हुई थी जिसकी बुनियाद पर अलायंस हुआ था। तो उसको और इस तरह के अलायंस को जोड़ना मेरे ख्याल में नाइंसाफी है। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा, बिलखुसूस अपने दोस्त से बताना चाहूंगा कि आप
इतने परेशान क्यों हो रहे हैं जब हम किसी को कह रहे हैं कि ABC की टीम है? बीजेपी के लोग ऑन रिकॉर्ड हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे लोग हैं, उनके अपने आप के मुतलिक है, उन्होंने दूसरे लोगों के मुतलिक है। जब वो ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं हमें इलेक्शन में आने की जरूरत नहीं, हमारे लोग वहां मौजूद हैं, तो फिर इस पर मेरे ख्याल में मुझे कहने के लिए अब कुछ नहीं रहता। चलिए, मैं अजय अजय भारती जी आपके पास आऊंगा। अजय भारती जी, देखिए, अलायंस हुआ है अपनी पार्टी का और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का, लेकिन जिस तरह से रफीक राथर जी कह रहे हैं कि बीजेपी की दरअसल A और B और C टीमें ये हैं जो अब एक तरह से गठबंधन के तौर पर अब सामने आई हैं। अबू हुरैरा साहब, बहुत शुक्रिया। कम से कम एक इको हो रहा है, थोड़ा इको हो रहा है। जी जी, मैं एक सेकंड में, मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत आ रही है। हमारा ये कहना है कि देखिए, शायद राथर साहब ने, जो PDP के हमारे दोस्त स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने कल शायद उमर साहब का स्टेटमेंट नहीं सुना। उमर साहब ने इनको भी बीजेपी को मदद करने पर का इल्जाम लगाया। और लोग इस चीज को देख रहे हैं कि ये अपनी परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ये दूसरों पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं और पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्लियर है एक चीज में, हमारा हर वो बाशिंदा जो जम्मू कश्मीर या भारत का है, 1,140 करोड़ हमारे अपने हैं। तो कश्मीर के लोग भी हमारे अपने, कश्मीर की पार्टीज है। हमारा अगर कोई इख्तलाफ है तो खानदानी डायनास्टीज के साथ है, जो डायनास्टीज अपने से बाहर किसी को इस लायक ही नहीं समझते हैं कि जम्मू कश्मीर का वो भला कर सकते हैं। और ये हमने छिप छिपा कर नहीं कहा, हमने 1.5 महीने 2 महीने पहले जब अमित शाह जी ने एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में क्लियरली कहा कि हमारा प्रायोरिटी डायनास्टीज को पॉलिटिक्स में हराना है। इसलिए ये जब ये बात कर रहे हैं तो ये लोगों को समझना है कि ये अपने मुफाद के लिए, मैंने बताया ना कि कल उमर साहब PDP को भी वैसा ही कर रहे हैं। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात देख लीजिए आप, नहीं, लेकिन उधमपुर में अजय भारती जी, अब बीजेपी ने घाटी में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, 3 सीटें घाटी की, उस पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। और रैना साहब कह रहे थे कि यहां पर कोई किसी पार्टी का हम सपोर्ट करेंगे, तो बीजेपी किसका सपोर्ट करेगी? निश्चित रूप से जब तक, हाँ, हम तय करेंगे प्रोग्राम के आधार पर, हमारा लीडरशिप तय करेगी कि कौन किस तरह से इस डायनास्टीज को कैसे हरा सकते हैं। हम उसमें कोई छिप छुपा कर नहीं करेंगे, खुलकर करेंगे। लेकिन मेरा यह कहना है कि आप देख लीजिए इनकी डुप्लिसिटी, इनकी डबल स्टैंडर्ड्स को कैसे एक्सपोज करना पड़ता है। उधमपुर में यह एक दूसरे के साथ मिलकर सेकुलर और कम्युनल खेल खेलते हैं। अब अनंतनाग में किसको कम्युनल बोलेंगे, अब श्रीनगर में किसको कम्युनल बोलेंगे, बारामूला में किसको कम्युनल बोलेंगे। प्रॉब्लम है कुर्सी से चिपके रहने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है, और वो भी सिर्फ खानदान के साथ, बाकी उस खानदान के पीछे चलेंगे। इसलिए हमारा क्लियर है, जम्मू कश्मीर की आम जनता, जम्मू कश्मीर की आवाम जिसको चुनेगी, और इन रिवायती जो खानदानी पार्टियां हैं जिन्होंने शख्सी राय से निकालकर डायनास्टोक्रेसी के पीछे हमें धकेल दिया, उनसे छुटकारा दिलाना है जम्मू कश्मीर को। रफीक राथर जी इस पर जवाब देंगे, लेकिन बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना है। जो बातें अजय भारती जी आपने कही है, रफीक राथर जी इस पर जवाब देंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो जम्मू कश्मीर में अब जम्मू कश्मीर की सियासत पर एक और सियासी गठबंधन हुआ है, एक और सियासी इत्तेहाद हुआ है। और अब इस इत्तेहाद के बाद जम्मू कश्मीर की जो सियासत है और खासतौर से लोकसभा के जो चुनाव है और भी दिलचस्प मरहले में एक तरह से दाखिल हो गए। इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं, बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद एक और खास मेहमान हमारे साथ मोहम्मद अशरफ मीर साहब, जो कि JKPC से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं ब्रेक के बाद रफीक राथर जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से अजय भारती जी कह रहे थे कि जो खानदानी सियासत है उसे दरअसल बीजेपी खत्म करना चाह रही है, मुझे उम्मीद है जब वो डायनास्टिक रूल की बात करते हैं तो वो राजनाथ सिंह जी की भी बात करेंगे, जिनके बेटे पॉलिटिक्स में। वो सुषमा स्वराज की बेटी को भी उन्होंने इस साल मैंडेट दे दिया है।
उसकी भी बात करेंगे। जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, जब उनके बेटे को एक अहम इंपॉर्टेंट पोजीशन से नवाजा जाता है, मुझे उम्मीद है वो उस पर भी बात करेंगे। जब वो पंजाब में बादल्स के साथ अलायंस करते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो उस पर भी बात करेंगे। देखिए, ये डायनास्टिक जो ये इन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, इनका मकसद सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर पोलराइजेशन का माहौल क्रिएट किया जाए। आप देखिए, कल ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का आपने सुना होगा, स्टेटमेंट आ गया, सारी मुल्क की सारी इंटेलिजेंसिया जो है वो सारी की सारी इस पर बातचीत करते हैं और बड़े परेशान है। जब प्राइम मिनिस्टर ने ये कश्मीर में तो देखिए बीजेपी ने साफ कर दिया, बीजेपी लड़ ही नहीं रही है कश्मीर में। सपोर्ट वो किसी को करेंगे रफीक साहब, लेकिन बीजेपी तो लड़ ही नहीं रही है कश्मीर में। नहीं, वो कैसे लड़ेंगे? उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, उनके पास लोग ही यहाँ अवेलेबल नहीं है। वो जो डंडोरा पीट रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हमने बड़ी दूध और शहद की नदियां बहाई है और वहां पर लोग हमारे साथ हैं, इनको 3 लोग यहाँ नहीं मिल रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। अजय भारती जी, आप बोल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं जी। दाएं और कभी बाएं और कभी अपने प्रॉक्सीज को खड़ा करके अपने उनका अपना वजन पीछे डाले। इनके पास है ही नहीं कुछ, यहाँ पर इनका जीरो है। आप देखिए जम्मू कश्मीर, जम्मू में इन्हें 2 सीटें लड़ी और 2 की दोनों ये हार रहे हैं। इनको उधमपुर में नहीं मिला, इनको ये दूसरों पर इल्जाम लगाना बहुत आसान बात होती है, लेकिन सही सियासत, क्लीन सियासत, साफ शफाफ सियासत करना बहुत मुश्किल होती है। लोगों के हक की सियासत करना बहुत मुश्किल होती है और हम सब इसको समझते हैं कि कौन किस प्रकार की सियासत करता है और अब लोग उसको समझते हैं। हमारे कितने कार्यकर्ता वहां पर है, कितने खिलाड़ी हमारे पर है, कितने कैंडिडेट्स हैं, वो हमने 2019 में भी दिखाया था, आगे भी दिखाएंगे, कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। चलिए, मैं आज कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के 3 डीडीसी मेंबर्स हैं, चुने हुए डीडीसी मेंबर्स 3 हैं। जी जी ठीक है। मैं मोहम्मद अशरफ मीर जी, मेरी आवाज सर आ रही है आप तक? अशरफ मीर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल अशरफ मीर साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH पर। अशरफ मीर जी, आज अल्ताफ बुखारी साहब और सज्जाद गनी लोन एक नया इत्तेहाद है, इसे किसके लिए खतरा माना जाए? क्या जो रिवायती जमातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, इस तरह की सियासत क्यों किया? अल्ताफ बुखारी साहब ने खुद कहा है कि पुराने जो सियासी लीडर्स हैं वो अपना बोरिया बिस्तर एक तरह से बांध लें, नए लोगों को अब आना है जम्मू कश्मीर की सियासत में। नहीं, अच्छी बात है, नए लोग आ गए, लेकिन मैं नहीं कहूंगा बोरिया बिस्तरा बंद करना। मैं ये कहूंगा कि इस तरह हम नहीं, आज बुखारी साहब ने कहा, उन्होंने कहा है कि अब संन्यास ले लें, पुराने जो राजनेता वो संन्यास ले लें। नहीं, चले, वो बुखारी साहब ने कहा, मैं तो नहीं कहूंगा वो जी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारा जो सारी पार्टियां वहां अपोजिशन का वोट फ्रेगमेंट हो रहा था, जब हमने इसका एनालिसिस किया, देखिए पिछले 50 साल में हमने 10 MP भेजे हैं नॉर्थ कश्मीर से और 10 में से 9 NC के थे, सिर्फ एक बीच में वो बेग साहब कहीं से आ गए थे और 59% से शुरू करके 29% पर उनका वोट शेयर पहुंचा था 2019 में जी। जब हमने इसका एनालिसिस किया, उन्होंने 71% इनके खिलाफ वोट पड़ा था। 1,30,000 वोट लेकर कामयाब हो गए, 3.5 लाख इनके खिलाफ पड़ा, लेकिन बेचारे वो नाकाम हो गए। रीजन हमने ढूंढा, रीजन ये था कि अपोजिशन का वोट फ्रेगमेंट हुआ था। तो अब हमने ये डिसाइड किया कि कहीं जितने भी वहां अपोजिशन, जितने भी पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं अपोजिशन के, हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आइए हम मिल बैठकर ये करेंगे, एक साथ लड़ेंगे, ताकि हम वोट फ्रेगमेंट ना होने दें और इसका फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को ना मिले। इस वजह से हमने अल्ताफ साहब को अपील की, लेकिन पहले हमने PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की B और C टीमें हैं, ABC टीमें जो हैं ये बीजेपी की हैं। अपनी पार्टी है सज्जाद गनी लोन की पार्टी, ये बीजेपी की B टीमें हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो यही रहा है जब से ये पार्टी बनी है। देखिए, नहीं, PDP भी यही बात कह रही है, PDP भी यही बातें कह रही है। नहीं, PDP मैं क्या PDP कह रही है, उनको बोलो वो चीफ मिनिस्टर कैसे बने? वो उन्होंने हुकूमत किस ग्राउंड पर किया था, किस बुनियाद पर? उन 25 मेंबर टोटल थे, वो कैसे चीफ मिनिस्टर बने? मुफ्ती साहब कैसे चीफ मिनिस्टर बने? महबूबा जी कैसे बनी? ये याद नहीं है उनको। देखिए, बात सुनिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का पर्टिकुलरली इनका ये हमेशा रहा है स्टार्ट से। जब जमात इस्लामी स्टार्ट में आ गई, कहा ये इंडियन एजेंट्स हैं, फिर 1978 में मरहूम लोन साहब ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनाई, कहा ये भी इंडियन एजेंट हैं,
जब कांग्रेस उनका वो था, उनके साथ नहीं था, वो ये गंदी नाले के कीड़े हैं, और आज इसी गंदी नाले के कीड़े उन्हीं के साथ बैठे हैं। आज नहीं है वो गंदी नाले के रफीक राथर जी, आप सुन पा रहे हैं? नहीं, इनने क्या फरमाया? आपकी बात तो आ रही है, लेकिन इनकी आवाज नहीं आ रही। जब उमर साहब फॉरेन मिनिस्टर बन गए, उस वक्त एतराज नहीं था बीजेपी के साथ, उस वक्त बीजेपी अच्छी थी। परसों ही उमर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि दैट मुझे प्राउड है कि दैट आई हैव वर्कड विद बीजेपी। रफीक राथर जी, यही बात यहां पर मोहम्मद अशरफ मीर साहब भी कह रहे हैं कि पीडीपी जब बीजेपी के साथ रहे तो सब अच्छा है, लेकिन यहां पर हम अपनी सियासत कर रहे हैं और हमारे ऊपर से इल्जाम लगा रहे हैं पीडीपी और एनसी। नहीं, पहली बात ये कि मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। बीजेपी के लीडर्स ऑन रिकॉर्ड हैं जिन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे लोग यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसलिए आप ये मुझसे ना कहलवाइए। उनने खुद कहा, नंबर 1। नंबर 2, जो अब हमने सरकार बनाई, तो मैंने कई बार आपके प्रोग्राम्स में भी कह चुका हूं कि 2 जगहों पर 2 मैंडेट सामने आए। उन मैंडेट्स को मद्देनजर रखते हुए और उनकी कदर करते हुए एक अलायंस बना और बाकायदा एक एजेंडा ऑफ अलायंस पर दो पार्टियों ने सरकार बनाई। लेकिन हम किसी के सितूज नहीं रहे, न ही किसी के डिक्टेशन में आए। हमने एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया और बीजेपी को हमने कमेंट किया कि वो उस पर बात लेकिन कह रहे हैं कि कश्मीर में बीजेपी को एंट्री कराने वाली तो पीडीपी ही है। अगर हम उनकी बात मानते तो आज तक सरकार कश्मीर में बीजेपी की एंट्री कराने वाली तो पीडीपी है, दूसरी पार्टियां तो ये भी इल्जाम लगाती हैं। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आ रहा हूं। सलमान निजामी जी, अब किस तरह से देखेंगे? एक और इत्तेहाद आ गया है। अब जम्मू कश्मीर में पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पहले से थी, डीपीएपी एक नई पार्टी है, और उसके अलावा सज्जाद गनी लोन और अपनी पार्टी। मतलब अब आपस में ही एक तरह की लड़ाई है ये। इस लड़ाई को किस तरह से देखा जाए? देखिए, अगर मैं अल्ताफ बुखारी साहब और सज्जाद लोन साहब की बात करूं तो दोनों ही प्रोडक्ट जो है वो पीडीपी के हैं और गुपकार अलायंस के हैं। सज्जाद लोन साहब ने भी गुपकार अलायंस का समर्थन किया था जी। और उसके बाद आज देखिए, आज पीडीपी की क्या हालत की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। हमारे साथी जो है चीख के चिल्ला रहे हैं, आज बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं। और वही मैं भाजपा के एक प्रवक्ता ने सही कहा कि कल ही उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि पीडीपी जो है वो बीजेपी के इशारे पे जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा, जो कुछ दिन पहले पीडीपी के साथ जो है गुपकार अलायंस चला रहे थे। तो इसलिए लोगों को तसल्ली हो गई है इन पार्टी से कि कल तक उन्होंने गुपकार अलायंस बनाया, फिर कहा कि हम जम्मू कश्मीर के हित के लिए इकट्ठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए इकट्ठे हुए हैं, बीजेपी के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। तो एक सीट के लिए जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को धोखा दिया या पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को धोखा दिया। तो इसलिए लोगों के बीच में इनकी एक्सेप्टेंस खत्म हो चुकी है। तभी नई पार्टियां, चाहे सज्जाद लोन साहब ने गुपकार को छोड़ दिया, अल्ताफ बुखारी साहब ने पीडीपी को छोड़ दिया। तो जमहूरियत है, वो अपना जो है एजेंडा लोगों के सामने रखेंगे और जमहूरियत में लोगों का इख्तियार है वो किस नुमाइंदे को चुनेंगे। तो इसलिए इल्जामात से बेहतर है कि आप अपना मैनिफेस्टो लोगों तक पहुंचाएं कि भाई मैंने अगले 5 साल में क्या देना है जम्मू कश्मीर की आवाम को। आपने सेल्फ रूल के नारे दिए इतने सालों में, आज तो भूल के सेल्फ रूल। आपने ऑटोनॉमी के नारे दिए इतने सालों में, आज तो भूल गए ऑटोनॉमी। ना पीडीपी ना नेशनल कॉन्फ्रेंस सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी की बात कर रही है आज। तो इसलिए आपको ये मैनिफेस्टो लोगों के सामने पहुंचाना चाहिए कि हमने कितनी डेवलपमेंट करनी है, हमने कितने कॉलेज देने हैं, हमने कितने मेडिकल कॉलेज। चुनाव तो डेवलपमेंट पर ही होने चाहिए, डेवलपमेंट पर ही चुनाव होने चाहिए। आवाम को बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं जब चुनाव होते हैं। मैं अजय भारती जी, बीजेपी अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही है, क्या एक वजह यह भी है कि कई पार्टियां जो है वो आपस में ही एक तरह से लड़ रही है? पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी और सज्जाद गनी लोन साहब की पार्टी, डीपीएपी, तो कई पार्टियां आपस में ही एक तरह से कश्मीर में लड़ रही हैं। अबू हरेरा साहब, मैं 2 बातें बहुत जल्दी कहना चाहता हूं।
जी। सबसे पहले एक कि भारतीय जनता पार्टी किसी के रहमो करम पर कश्मीर में काम नहीं करती है। हम जब जनसंघ थे तब से हमने काम किया। हाँ, हमें सियासी कामयाबी नहीं मिले, हम लोगों के दिल सियासी तौर पर इलेक्टोरली जीत नहीं पाए, लेकिन हमारी प्रेजेंस थी। हमारे जो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट थे टिकलाल टिपलू जी, ये पहला शहीद थे जिनको 13 सितंबर को मारा गया। इसलिए हम किसी के रहम करम से जम्मू कश्मीर में या खासकर कश्मीर में नहीं। दूसरी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी है, दोनों भूल गए, चाहे वो कारगिल का काउंसिल हो चाहे जम्मू म्युनिसिपैलिटी हो, दोनों जब उनको कुर्सी चाहिए थी, जब पावर चाहिए थे, दोनों हमारे साथ आए, हमारा सपोर्ट लिया, हमको सपोर्ट दिया। इसलिए कोई दूध की दलील। लेकिन हमारा इशू क्या है? अभी देखिए, एक बहुत दर्दनाक ट्रेजेडी हुई। आपने श्रीनगर के एमपी साहब को देखा क्या? 7 साल से एमपी है, कहां है? ऐसा एमपी चाहिए लोगों को जो कभी ये नहीं पाए कि इतना 2012 से पुल बन रहा है। एमपी साहब को कभी गवारा नहीं हुआ कि वो देखे पुल की, वो जरा रिव्यू ले लेते। आपको एक एमपी तो हमें कभी पार्लियामेंट में भी दिखाई नहीं दिए। एक एमपी थोड़ा सा दिखाई दे काम करते हुए, उनका टिकट कट गया। हम परफॉर्मेंस बेस्ड, लोगों के हित में काम करने वाले जो लोग होंगे उनका देखेंगे, उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उनके पिछला रिकॉर्ड देखकर हम समर्थन देंगे। हमारे लाखों कार्यकर्ता है, लाखों हमारे मेंबर्स हैं, उनको हम वैसे नहीं करो, वो सपोर्ट करेंगे। रफीक राथर जी कुछ कह रहे हैं। रफीक राथर जी रफीक राथर जी जो मेरे दोस्त बात करे तो मैं अर्ज कर रहा था इनको कि लेकिन आपने लोग देखा समझते लद्दाख हैं में इस आपका बात क्या हाल हुआ। वहां पर जो है रिसेंटली इलेक्शन हो गया, अगर आपने आपका क्या हुआ? आप तो बताइए ना, आपका क्या हुआ? आपका करगिल में क्या हुआ? आप तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला नाचे, ऐसा थोड़ी होता है। आपका क्या हाल था वहां पर? आपको कैंडिडेट नहीं मिले वहां के पार्लियामेंट, आपको उधमपुर में कैंडिडेट नहीं मिला। बनाया, लेकिन आप राथर साहब, आपका सारा सियासी राज हम जानते हैं। आप ये बता दीजिए, मुफ्ती साहब कितनी बार चुनकर आए? आप तो इतने बड़े लोग हैं ना, आपको कौन सी इलेक्टोरल, आप मुझे बताइए मुफ्ती साहब पहली बार कब चुनकर आए कश्मीर में? जम्मू कश्मीर ये भी लोगों को बता दीजिए। तो इसलिए बीजेपी पर इल्जाम मत लगाइए। बीजेपी जानती है लोगों का दिल जीना, अपने काम से हम लोगों के दिल जीतेंगे। ठीक है, मैं भारतीय, देखिए मैंने आपको भी समय दे दिया। मैं मोहम्मद अशरफ मीर जी, अशरफ मीर साहब, बुखारी साहब की बातों से यही लग रहा था, अल्ताफ बुखारी साहब आज जो पीसी कर रहे थे कि अब जम्मू कश्मीर में एक नई सियासत एक तरह से होगी और नए सियासतदान भी होंगे। पुरानी सियासत और पुरानी सियासी पार्टियों को वो एक तरह से नहीं देखना चाह रहे हैं। नहीं, ये सही बात है, नए चेहरे आ जाएंगे। हमने देखे पिछले, अगर हम दूर नहीं जाएंगे, आप पिछले 5 साल का देख लीजिए ना, जो हमने 3 एमपी भेजे थे। और रिमेंबर 2019 उन्होंने लड़ा था ये इलेक्शन कि हम आर्टिकल 370 को हम प्रोटेक्ट करेंगे, हम पता नहीं क्या क्या करेंगे। और जब आर्टिकल 370 एग्रीगेट हो रहा था, ये बैठे थे, बात भी नहीं की और हंस रहे थे पीछे। आप देख लीजिए वो विजुअल्स, उस वक्त ये हंस रहे थे जब अमित शाह जी वो बिल ला रहे थे पार्लियामेंट में। तो और बाकी रिकॉर्ड भी देख लीजिए, उनको कितनी बार पार्लियामेंट में गए हैं, कितना एमपी लेड उनने वो जो इनका फंड होता है वो कितना खर्च किया है और कितने प्रोजेक्ट उनने लाए हैं, ये देख लीजिए ना। किस बात पर करेंगे वो? इसीलिए वो बीजेपी ए टीम, बी टीम, सी टीम, बिकॉज इनके पास एजेंडा कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है। कोई काम किया नहीं उनने जो ये बताएंगे कि हमने ये काम किया तो इस पर वोट दे दो। तो ये इनका शेवा रहा है। बेसिकली एक बात मैं कहूंगा इकबाल साहब, इनको ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। देखिए जी, जम्मू कश्मीर शायद ये हमें जागीर में मिला है और यहाँ सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुक्मरानी करने का हक है। ऐसा कुछ नहीं है। पहले अब चौथी पीढ़ी पे आ रहा है, चौथी पीढ़ी जो है ना, उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इनको लग रहा है ये हमारी जागीर है, यहाँ किसी और का वो जो भी आएगा, जो भी उनको चैलेंज करेगा वो एजेंट है या कोई वो सलमान निजामी जी, देखिए 370 के बाद जम्मू कश्मीर में शायद 370 नहीं खत्म होता तो इस तरह की सियासत भी नहीं होती। 370 हटने के बाद आप देखिए कि जम्मू कश्मीर की सियासत कितनी बदल गई है। जम्मू कश्मीर का जब भी नाम आता था तो वहां पर कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 पार्टियों का नाम लिया जाता था और इन पार्टियों को रिवायती पार्टियां जम्मू कश्मीर की कहा जाता था। लेकिन आप देखिए कि 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर की सियासत कितनी एक तरह से गुंजान हो गई है। अब पहले से आप कुछ कह ही नहीं सकते जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर।
अब वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीडीपी भी है, कांग्रेस भी है, सज्जाद गनी लोन साहब की पार्टी है, अपनी पार्टी है, गुलाम नबी आजाद साहब की डीपीएपी है। तो ये एक बड़ा चेंज तो आया है सलमान निजामी साहब सियासत में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आज हिंदुस्तान की अगर सियासत करे, मैं भी 10-15 साल जो है कांग्रेस में रहा हूँ, नेशनल पॉलिटिक्स की है जी। और आज देखें कांग्रेस से ही ममता बनर्जी निकली, कांग्रेस से ही शरद पवार निकले और बहुत से आज बड़े दिग्गज लीडर हैं हिंदुस्तान के। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में जीत गई। ऐसे ही एक जागीर की तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने समझा था जम्मू कश्मीर में सिर्फ अब्दुल्ला खानदान नहीं तो 370 नहीं हटता तो ये तो ऐसी चला करती है जागीर वाली सियासत। बिल्कुल 370 के हटने के बाद जी, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जैसे अभी साथी ने कहा कि 370 के हटने के बाद अगर 3 एमपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट में थे, तीनों एमपी खामोश रहे। 370 के हटने के बाद अगर हम कहें कि जेल में भी गए, लेकिन उसके बाद भी आज तक हम अगर देखें उनने 370 पे बात ही नहीं की। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया, उमर साहब ने बयान दिया कि हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, अभी तक कोई अपील ही नहीं हुई। तो इसलिए जो कंप्रोमाइजेस पे कंप्रोमाइजेस हुए और फिर दविंदर सिंह राणा जो एनसी के एक बहुत बड़े लीडर थे कुछ साल पहले, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिल्ली में जाके बीजेपी के नेताओं से बात की और ये कहा कि हमें अपने साथ जोड़िए। फारूक अब्दुल्ला साहब ने नेशनल चैनल के माध्यम से ये कहा कि हमारे दरवाजे एनडीए के लिए खुले हैं। तो इसलिए ये इल्जामात जो हैं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बाकियों पे लगाती है तो मुझे नहीं लगता कि किसी लीडर ने, आजाद साहब ने कहीं कहा हो कि हमारे दरवाजे एनडीए के लिए खुले हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो समझना चाहिए कि भाई आपके जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्लियर है कि उमर अब्दुल्ला साहब तो एनडीए में मिनिस्टर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती तो चीफ मिनिस्टर रही है बीजेपी की। तो इसलिए अगर कोई अलायंस बनता है तो ये लोग फैसला करेंगे। इलेक्शन आ रहे हैं, हार जीत जो है वो चलती रहती है, कौन पार्टी जीतेगी कौन हारेगी वो लोगों पे छोड़े। लेकिन मैं इसके खिलाफ हूं, कोई इल्जाम बी टीम ए टीम, अरे आपको मौका मिला था, 3 एमपी आपके थे, आप फेल हो गए। अगर आप फेल नहीं होते तो आपको मियां अल्ताफ को इतना दूर से लाके अनंतनाग में क्यों कंटेस्ट करवाना? आपके अगर कामयाब होते एमपी तो वो लड़ते ना आज। अगर उन्होंने जो है अपनी काबिलियत दिखाई होती पार्लियामेंट में, आज आपको बाहर से जो कैंडिडेट को लाने की जरूरत नहीं पड़ती अनंतनाग में। और जो इनके मसूदी साहब कैंडिडेट थे, जो एमपी थे, वो तो आज कहीं दिख ही नहीं रहे अनंतनाग में। किसी भी पब्लिक मीटिंग में मैंने देखा ही नहीं उनको, क्योंकि मैंने सुना कि अनंतनाग के लोग इतने खफा और नाराज हैं उनसे कि अगर वो किसी पब्लिक मीटिंग में आए तो लोग उनको पीटना ना शुरू करते। तो इसलिए जब इनकी परफॉर्मेंस नहीं रही है, सलमान निजामी साहब 370 का कुछ फायदा तो दिख रहा है, सियासी ही फायदा, लेकिन कुछ फायदा तो दिख रहा है। नहीं पॉलिटिकली अजय भारती जी मुस्कुरा रहे हैं, आप बोल सकते हैं अजय भारती जी। मैं एक चीज, मैं बहुत सच में इस रसाकशी से बाहर निकलकर मैं ऑनेस्टली मानता हूं कि जैसे 77 का मूवमेंट, 1977 मूवमेंट रेस्ट ऑफ द कंट्री में था, आज जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर वादी के लिए वही मूवमेंट है। लोगों को तय करना है कि हमने इस जो ये खानदानी जो एक एंटाइटलमेंट वाली पार्टियों के लिए हम इतने साल इस्तेमाल किया और कभी इनका पॉपुलर सपोर्ट नहीं था। आप देख लीजिए इलेक्टोरल परफॉर्मेंस, देख लीजिए इनकी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कैसी थी। और उसको देखकर खासकर मैं कामराज वाले इलाके जिसकी आप चार करते आज बात करते, बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां कभी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं थी। लेकिन यह मौका जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर वादी के लोगों के लिए है कि वो जम्मू कश्मीर की सियासत को प्रो पीपल हमेशा के लिए बना सकती है। और फिर जो भी जीतेगा, जो लोगों के लिए काम करेगा, हम उसका स्वागत करेंगे, वो हमारा नेता होगा। बिल्कुल। रफीक राथर जी, क्या आप भी यही मानते हैं कि 370 होता तो सिर्फ पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, यही सियासत होती कश्मीर की? 370 हटने के बाद कई पार्टियां बन गई हैं, नुकसान पीडीपी का हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुकसान हुआ है। मुझे नहीं पता कि आप 370 एब्रोगेशन को किस नजर से देखते हैं, लेकिन मैं जो मैं सियासी तौर पर जो जमीन पर देख रहा हूं, मैं जो जमीन पर देख रहा हूं वो बात कर रहा हूं।
आप मुझे ये बताइए 2019 5 अगस्त 2019 ये जो एब्रोगेशन हुआ उसके बाद यहाँ पर हर रोज एक पार्टी बन रही है। एक पार्टियां कौन बना रहा है और किस लिए बना रहे हैं? जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन बीजेपी यहाँ पर आए रोज जो अपने यहाँ पर तजुर्बे करती है। आप देखिए हर घर में एक पार्टी, हर घसीट रहे हैं। हर खानदान तो रफीक साहब सबसे पहले बीजेपी क्या बात, रफीक साहब चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, दोनों बीजेपी के साथ रह चुकी हैं। अब आप जम्मू कश्मीर की नई पार्टियों पर इल्जाम लगा रहे हैं। बात सुनिए पीडीपी की पॉपुलरिटी को आपको देखना है तो मोहब्बत जी के जुलूसों में देखिए, अनंतनाग में देखिए लोगों का हुजूम कैसे सड़कों पर उमड़ आया जब मोहब्बत जी वहां से चलती है। देखिए वहीद साहब का इस्तेकबाल कैसे श्रीनगर में होता है। तो ये बौखलाहट के शिकार है। जब उनने पीडीपी और आपने देखा नहीं रविंद्र रैना जी का कैसे इस्तेकबाल हुआ, जहां आप लोग जाते हुए डरते वो घोड़े पर चले गए वहां। श्रीनगर में इन्होंने मोदी जी की रैली नहीं आपने देखी। देखा ना रविंद्र, देखिए रविंद्र रैना जी की आप देख लीजिए किस किस इलाके में गए जहां तक आप तब कभी गए ही नहीं है। रविंद्र रैना जी वहां पहुंच गए। कैंडिडेट लाए ना, कैंडिडेट क्यों नहीं लाते आप? कैंडिडेट लाए ना। नहीं, हम उसकी चिंता मत करिए, हमारी स्ट्रेटजी को आप जोड़ दीजिए, हमने क्या किया है वो देखेंगे आप, उसका चिंता मत करिए। लेकिन पॉपुलरिटी आप देख लेते हैं तो कंपेयर कर लीजिए रविंद्र रैना जी के पॉपुलरिटी के साथ भी और आपकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही देख लीजिए। कैंडिडेट नहीं है तो मशीन का बटन दबाइए और बीजेपी का वोट निकल आएगा। कैंडिडेट हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है आपको? कोई बात नहीं, आप ये जॉर्ज सोरोस वाली कहानी आप चला लीजिए। कश्मीर के लोग आप उस पर विश्वास नहीं करते। ये जॉर्ज सोरोस ने जो आपको बताया है ना, तो उसको चलाते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? लोगों को इस पर विश्वास नहीं है, लोगों का इस पर भरोसा नहीं है। ले रहे थे आप जम्मू से भी फारग हो रहे हैं। आपको जम्मू वाले भी आप डिवोर्स दे रहे हैं, कोई वहां से बात भी निकल रहे हैं। ये बात याद रखिए। चलिए अब ये देखना बहुत अहम होगा। नहीं, बिल्कुल। देख लीजिए अब जो इत्तेहाद बना है, इस इत्तेहाद से किसका नुकसान होता है, आने वाले दिनों में किसका फायदा होता है, सियासी तौर पर कौन मजबूत होता है और कौन कमजोर होता है, यह देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत अच्छी बातचीत हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रफीक राथर साहब, सलमान निजामी जी, अजय भारती जी और मोहम्मद अशरफ मीर जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेकेएल प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।